लें जी, शुरू करते हैं दोबारा से। चैप्टर 10 और चैप्टर 7। चैप्टर 10 एक छोटा चैप्टर और 7 भी तकरीबन छोटा सा चैप्टर। इम्पॉर्टेंट काफ़ी है लेकिन लॉजिकली बड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। एजेंसी की हमने बात करनी है। अभी तक हमने जितनी भी बात की है कि दो पार्टीज़ हैं, एक ए है एक बी है, और ए एक चीज़ परचेज़ कर रही है या सेल कर रही है और बी वो चीज़ जो है वो उसके साथ, इन दोनों का एक अरेंजमेंट है, एक कमर्शियल अरेंजमेंट है। अब हम बात करते हैं कि समटाइम्स जो दो पार्टीज़ जिनका आपस में लिंक होता है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील करते हैं और सम टाइम वो थ्रू एजेंट डील करते हैं। अगर वो थ्रू एजेंट डील करें तो एक डिफरेंट किस्म का एक रिलेशन जनरेट हो जाता है कि हम ये कहते हैं कि एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल वो शख्स है जो एजेंट को इस्तेमाल कर रहा है। दो बंदे जो थे हमारी एग्जांपल में जो हमेशा आपस में डील करते थे, हम कहते थे एक ए है और एक को हम कह देते थे वो बी है। दो बंदे होते थे, दो पार्टीज होती थी, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो हम कहते थे कि कंपेटेंट होने चाहिए, फलाना मामला हो फलाना मामला हो। अब हम इस चैप्टर में ए और बी के दरमियान का ताल्लुक नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी पार्टी किसी एजेंट के थ्रू थर्ड पार्टी को कोई चीज़ प्रोवाइड करे। ए ने बी को सप्लाई करना था, ए ने अपने एक मुलाजिम से कहा तुम जाके सप्लाई कराओ। बी ने पैसे भेजने थे, बी ने अपने किसी एजेंट के थ्रू पैसे भिजवा दिए। तो क्या एजेंट के थ्रू भेजी गई चीज़ जो है वो लीगल होगी या नहीं होगी? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है यस, हम इस अरेंजमेंट को मानते हैं। अगर एक प्रिंसिपल एक एजेंट को अपॉइंट करे, उसके साथ उसका एक प्रॉपर एजेंसी का रिलेशनशिप हो, तो वो एजेंट जब भी डील करेगा किसी भी और बंदे के साथ प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो वो प्रिंसिपल को बाउंड करेगा। यानी कि यहाँ फर्स्ट पार्टी हो गई प्रिंसिपल, सेकेंड पार्टी हो गई एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट के साथ मिलकर एक डील की कि तुमने जाके फलाना पार्टी को चीज़ सप्लाई करनी है, तो एजेंट गया, एजेंट ने थर्ड पार्टी को वो चीज़ सप्लाई कर दी। अब जो एजेंट और प्रिंसिपल के अलावा जो भी तीसरा बंदा है उसको हम कह रहे हैं थर्ड पार्टी। तो अब एक अरेंजमेंट ये होगा कि जो मेन दो पार्टीज़ थी हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उसमें से एक पार्टी और उसके एजेंट की बात कर रहे हैं। तो जो मेन दो पार्टी हैं उनके दरमियान जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। एक पार्टी ए थी और एक बी थी, तो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए ने अपने एक एजेंट को हायर किया, तो ए और उसके एजेंट के दरमियान जो रिश्ता है वो एजेंसी है। एजेंट जो हायर करता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं कानून की ज़बान में। तो प्रिंसिपल का मतलब है वो शख्स जो एजेंट को अपॉइंट कर रहा है और एजेंट जो कि अपॉइंट किया गया है, जो कि उसका एम्प्लॉई है, सर्वेंट है या उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये एजेंट थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा और लाइबल प्रिंसिपल होगा। सप्लाई करेगा माल एजेंट, बाउंड होगा प्रिंसिपल। पेमेंट लेके जाएगा एजेंट, बाउंड होगा प्रिंसिपल। यानी एजेंट अगर लीगल तरीके से वो काम कर रहा है जो उसको प्रिंसिपल ने कहा था, तो फिर असल में जिम्मेदारी जो है वो प्रिंसिपल की आ जाएगी। एक शॉप का मालिक अगर जाते हुए अपने एक मुलाजिम से कह के जाता है ये चीज़ इतने की बेचनी है, ये चीज़ इतने की बेचनी है, तो जब वापस आएगा तो जो मुलाजिम ने चीज़ें बेची हैं वो फिर मालिक की जिम्मेदारी है कि हाँ भाई उस अमाउंट पे होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब एजेंट की अथॉरिटी हमें समझ नहीं आती कि एजेंट के पास क्या अथॉरिटी है, क्या एजेंट है भी या नहीं, और एजेंट है तो वो कितनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो पहले ये अरेंजमेंट समझना ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी किसी भी शख्स को बीच में लाके थर्ड पार्टी के साथ डील कर सकती है। तो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान ताल्लुक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर रहा है, उनसे डील कर रहा है, उनसे नेगोशिएट कर रहा है या कुछ और इस तरह का मामला। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एक एजेंसी रिलेशनशिप है और प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। इंटरेस्टिंगली हमने यहाँ पे इस अरेंजमेंट की बात करनी है, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान का। हम अभी तक बात करते हैं दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वाली दो पार्टीज़ की। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है लेकिन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। तो प्रिंसिपल को कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लेकिन एजेंट के लिए कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना शर्त नहीं है। एजेंट जो काम करेगा उस पर प्रिंसिपल लाइबल होगा। किताब ये सारी चीज़ जो है वो अपनी इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रही है। हम ये कहते हैं कि एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर। एजेंट वो शख्स है जो कोई भी कानूनी काम दूसरे के लिए करता है और टू रिप्रेजेंट अनदर, या उस बंदे को, द प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन से डील करने में वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई मैं फलाना का नुमाइंदा हूँ। इन दो के अलावा जो भी बंदा उसको हम थर्ड पर्सन कह रहे हैं। असल में तो मेन कॉन्ट्रैक्ट में ये दो पार्टीज़ हैं, ए और बी, लेकिन एजेंसी के अरेंजमेंट में प्रिंसिपल और एजेंट को जब सामने रख के देखेंगे तो इनके अलावा दुनिया का हर तीसरा बंदा ये उसे थर्ड पर्सन कहेंगे।
लीगल रिलेशनशिप होता है एजेंट प्रिंसिपल के दरमियान, एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी से नेगोशिएट करता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होता है। एजेंट एक ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए भी हो सकता है। अक्सर बिजनेसेस में एक बंदा पक्का पक्का हायर कर लेते हैं और वो मुसलसल आपका एजेंट होता है। अब इसमें एक एजेंट अपॉइंट कौन कर सकता है? प्रिंसिपल कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो एनी पर्सन जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हो और साउंड माइंड हो वो एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट। लेकिन एजेंट जो है वो एनी पर्सन हो सकता है, कोई भी बंदा एजेंट हो सकता है, और वो एजेंट अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर वो माइनर या अनसाउंड माइंड हुआ तो वहाँ पे प्रिंसिपल फंस जाएगा। एजेंट माइनर हो सकता है, लेकिन फिर एजेंट के कामों पे जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा और वो एजेंट को पकड़ भी नहीं सकेगा क्योंकि एजेंट तो बच्चा था। तो अगर माइनर या अनसाउंड हो एजेंट तो प्रिंसिपल ज़्यादा फंस जाता है। तो एजेंट माइनर या अनसाउंड हो सकता है, लेकिन उसके होने में नुकसान प्रिंसिपल का ही है। तो रिकमेंडेड नहीं है कि वो इस तरह से करे। कंसिडरेशन भी नहीं चाहिए एजेंसी में, क्योंकि ये पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हो सकता है एजेंट आपका छोटा भाई हो और आपने उसे कहा हो कि यार ये चीज़ ऐसे डिलीवर कर दो, उसने डिलीवर कर दी हो, तो एजेंसी में कंसिडरेशन भी नहीं चाहिए। एजेंट के लिए मेजर होना भी शर्त नहीं है, साउंड माइंड होना भी शर्त नहीं है, लेकिन इन एनी केस एजेंट के किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रिंसिपल। तो अगर अनसाउंड या माइनर हुआ तो फिर क्या होगा कि वो पर्सन फिर लाइबल भी नहीं होगा प्रिंसिपल को। तो अपॉइंट करना अलाउड है, लेकिन अपॉइंट करना पसंद नहीं है। ये ऐसी है जैसे ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर मना नहीं है, लेकिन पसंद करेंगे तो वो अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह से एजेंट अलाउड है कि माइनर या अनसाउंड हो सकता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, इसमें आपका नुकसान ज़्यादा है। देन एक प्रॉब्लम आता है एजेंसी रिलेशनशिप में। जब भी एक बंदा किसी एजेंट से डील कर रहा होता है तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या वो बंदा एजेंट भी है या नहीं, और नंबर 2 क्या उसके पास वो अथॉरिटी भी है या नहीं कि वो हमारे साथ डील कर सके। तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि एजेंट के पास अथॉरिटी किस किस किस्म की होती है। एजेंट की अथॉरिटी के बारे में हम डिफरेंट डिस्कशन करते हैं। एक अथॉरिटी होती है उसकी एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। ये वही एक्सप्रेस इम्प्लाइड है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के। कई दफ़ा क्या होता है प्रिंसिपल एक कागज़ पे लिख देता है कि ये मेरा एजेंट है, ये 4 काम इसकी पावर्स हैं, तो फिर जो उसने कागज़ पे लिख दिया वो उस एजेंट की पावर्स बन जाएंगे। समटाइम कागज़ पे नहीं लिखा जाता, लेकिन एक बंदे की पोजीशन से नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ एक कैशियर बैठा हुआ है, वहाँ नहीं लिखा हुआ कि उस कैशियर के पास क्या पावर है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि कॉलेज में जो कैशियर बैठा होता है वो फ़ीस कलेक्ट कर रहा होता है। बात समझ रहे हैं? तो एजेंट के पास एक्सप्रेस पावर हो सकती है अगर वाज़े तौर पे बताया हो कि ये एजेंट के पास ये ताकत है। इम्प्लाइड अथॉरिटी से मुराद ये कि उसको बताया नहीं है लेकिन सिचुएशन से नज़र आ रहा है। तो जो भी एक बंदे की अपनी एक्सप्रेस लिखी हुई अथॉरिटी से ओवर एंड अबव इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस हो, जो सिचुएशन से नज़र आ रहा है, वो फिर उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एजेंट के पास अगर अथॉरिटी है कोई काम करने की तो वो हर वो लॉफुल काम कर सकता है जो वो बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है। अगर एक दुकान पे एक मालिक ने दुकान पे एक बंदे को बिठाया एजेंट बना के, तो दुकान चलाने से रिलेटेड हर लीगल काम उसका इख्तियार खुद ब खुद बन जाएगा। आप बोलें या ना बोलें, ये उसका इम्प्लाइड इख्तियार है। तो एक्सप्रेस है जो लिखा जाए, और इम्प्लाइड है जो सिचुएशन से नज़र आए कि हाँ भाई इसके पास ये इख्तियार होगा। फिर एक यूनिक किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है एजेंसी इमरजेंसी की। उसमें क्या होता है, कई दफ़ा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अचानक से आपके पास एक ऐसा इख्तियार आ जाता है जो कि आपको इजाज़त नहीं मिली होती। जैसे सामने एक एग्जांपल बताने की कोशिश की है कि एक बंदा जो है वो एक कश्ती में सामान लेके जा रहा है अपने प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ने कहा था दूसरे मुल्क से तो मेरा सामान ले आओ। वो उसको समंदर में लेके जा रहा है और उसमें 20 किलो सामान है उसके प्रिंसिपल का। रास्ते में ये सामने तूफ़ान है, ठीक है, मतलब अब आप इसको समझें कि ये एक तूफ़ान आ गया है, समंदर में तूफ़ान आ गया है। जो कश्ती है वो कुछ हिचकोले खाए और उसमें हो गया एक छोटा सा सुराख। जब कश्ती में सुराख हो गया तो उसमें से पानी अंदर आना शुरू हो गया। जब पानी अंदर आना शुरू हो गया तो कश्ती की डेंसिटी बढ़ गई। कश्ती की डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डूब जाएगी। पानी की डेंसिटी से लाइट डेंसिटी थी कश्ती की, इसी वजह से ऊपर तैर रही थी। याद है फिज़िक्स, ठीक है, कि गुब्बारा क्यों नहीं डूबता और सुई क्यों डूब जाती है? क्योंकि गुब्बारा जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा और मैस कम रखता है, और सुई वॉल्यूम कम मैस ज़्यादा रखती है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो पानी की एक डेंसिटी होती है, तो जो चीज़ों की डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा डेंस होती है वो डूब जाती हैं, और जो लाइट होती हैं वो तैरती रहती हैं। तो कश्ती बनाई इस तरह से जाती है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा और उसका वज़न कम हो।
लेकिन जब उसमें सुराख हो गया और अंदर पानी आना शुरू हो गया तो वॉल्यूम तो उतना ही है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस बढ़ना शुरू हो गया। जैसे इंसान भी कब डूबता है, जब उसके पेट में पानी चला जाता है, वरना इंसान की डेंसिटी ऐसी है ही नहीं कि वो डूबे। फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, लाश खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। किसी बंदे को अगर पानी में फेंकना हो तो उसको भारी सा वजन उसके पाँव से बांध के फेंका जाता है, क्योंकि बंदा तो हमेशा ऊपर आएगा, कई दफ़ा डायरेक्ट बहुत ऊपर चला जाता है। तो डूबता वो है जो बचने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, पेट में चला जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है, वो पानी में डूब जाता है। तो खैर, मतलब हम फिज़िक्स की बातें करेंगे तो आप ज़रा परेशान होंगे। तो उस कश्ती को डूबने से बचाने का एक तरीका ये है कि उसका मैस फिर से कम कर दिया जाए। उसने उस वक्त उस सुराख को तो बंद कर दिया, लेकिन पानी अंदर आ गया, और आपको पता है कि अगर वो एक कश्ती में पानी नीचे तह में आ गया हो तो वो कौन सा आप इतने आराम से निकाल सकते हैं। उस वक्त उसे एक बात समझ आई कि अगर इस वक्त मैं थोड़ा सा वज़न कश्ती के ऊपर से कम कर दूं तो ये कश्ती बच जाएगी। और वज़न है 20 किलो प्रिंसिपल का सामान। उसने एक अंदाज़ा लगाया कि 5-6 किलो सामान अगर उठा के मैं पानी में फेंक दूं तो बकाया सामान बच जाएगा। प्रिंसिपल को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, सिग्नल कोई नहीं। अब अगर ये इंतज़ार करे कि मैं वहाँ तक साहिल पे पहुँचूँ फिर रब्ता करूँ तो ये भी डूब जाएगा, सामान भी डूब जाएगा। सामान को बचाने का इमरजेंसी तरीका क्या है? 5-6 किलो पानी में फेंक दे। अगर इसका अपना सामान भी होता तो भी फेंक देता। तो उसने पानी में सामान फेंक दिया और बकाया 14-15 किलो महफूज करके साहिल तक ले गया। प्रिंसिपल खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा मेरा सामान आया, तो उसने कहा ये सामान थोड़ा कम नहीं लग रहा? उसने कहा हाँ, वो मैं थोड़ा सा सामान फेंक आया। तो तुम्हें किसने इजाज़त दी थी? उसने कहा आपने। मैंने कभी इजाज़त दी थी? उसने कहा बिजनेस लॉ में पढ़े, बिजनेस लॉ ये कहता है कि अगर इमरजेंसी में आपको बचाने के लिए मुझे आपकी जगह जो करना पड़ जाए मेरी अथॉरिटी है। अगर मेरी नीयत साफ़ है और मैं हर वो एक्शन करूं जो आप की जगह मैं होता तो मैं करता, यानी कि मैं अपने सामान को बचाने के लिए भी जो करता मैंने वही काम किया, तो अब लॉ मुझे प्रोटेक्शन देता है। अ सॉर्ट ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है कि आपके कहने पे मैंने आपका सामान फेंका है, हालांकि उसने उसके कहने पे नहीं फेंका। तो इसको कहते हैं इमरजेंसी। An agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case. अगर अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए आपने हर वो काम किया है जो कि एक नॉर्मल अक्लो शऊर रखने वाला बंदा अपने केस में करता, तो आपकी बचत है, आपकी वो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी कि वो ओके है। एक्सप्रेस अथॉरिटी जो लिख के होती है, इम्प्लाइड जो कि सिचुएशन से नज़र आती है, और एमरजेंसी की अथॉरिटी जो अचानक आने वाली इमरजेंसी में अगर आप राब्ता ना कर पाएँ, रियल इमरजेंसी हो, फौरी से बचाना हो और आप अचानक से कुछ ऐसे एक्शंस करें तो ऑटोमेटिकली वो आपके इख्तियार में आ जाते हैं, अगर साफ नीयत आप साबित कर दें। डन। देन इसमें चौथी बड़ी मज़ेदार किस्म की एजेंसी होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी जिसमें अथॉरिटी होती नहीं है लेकिन लग रहा होता है कि अथॉरिटी है, और प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है अपने एजेंट्स की हरकत के लिए। इसके लिए एक बड़ी पुरानी एग्जांपल है जो मैं पिछली दफ़ा भी सुनाई थी। एक अब्बा जी, एक दुकानदार और एक पप्पू की कहानी। एक जगह पे एक अब्बा जी और पप्पू शिफ्ट हुए, एक मोहल्ले में शिफ्ट हुए। अब्बा जी ने जो है वो पप्पू को भेजा कि जाओ दुकान से कुछ बोतलें चिप्स ले आओ, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। वो उस इलाके में नए आए थे। तो दुकानदार जो है वो बच्चे के साथ वहाँ दुकान से उठ के अब्बा जी के पास आया और उसने कहा जी बच्चा आके कह रहा है कि मैं सामान ले जाऊँ, क्या मैं इस बच्चे को सामान दे दूँ? उन्होंने कहा हाँ, ये हमारा घर है, हम नए शिफ्ट हुए हैं, बच्चे को सामान दे दो, ये मेरा एजेंट है, माइनर है लेकिन मेरा एजेंट है। जब ये सामान उठाए समझो मैंने सामान उठाया, हर महीने के एंड पे मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। महीना ख़त्म हुआ, अब्बा जी ने दुकानदार के पैसे दे दिए। तो हर महीने ऐसा होता था कि बच्चा जाता था दुकान पे, कई दफ़ा कुछ चीज़ें लेता था और महीने के एंड पे अब्बा जी जो बिल आता था उसको क्लियर कर देते थे। तो दुकानदार को कंफर्म पता है कि पप्पू इज़ एन एजेंट ऑफ अब्बा जी, यानी कि प्रिंसिपल, और दुकानदार हो गया थर्ड पार्टी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। एक दिन पप्पू का रिजल्ट आ गया सीए का। अब्बा जी ने पप्पू को गुस्से में घर से निकाल दिया। पप्पू बड़ा परेशान हुआ, अपने एक दोस्त के पास गया। उसने कहा देखो मैं अपने हॉस्टल में तुम्हें जगह दे सकता हूँ लेकिन खाने शाने वाली बात कोई चक्कर नहीं, मैं भी गरीब आदमी हूँ, जगह मेरी तरफ से मिल जाएगी, खाना अपना अपना। अब पप्पू परेशान हुआ कि खाने के लिए क्या करे। अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया, दुकानदार से पूरे महीने जो भी चीज़ें ख़रीदते रहो, पैसे नहीं देने होते, महीने के आखिर में देने होते हैं। तारीख थी 2, उसने कहा 29 दिन पड़े हैं अभी,
तो पप्पू डेली दुकानदार से जाके बोतलें और चिप्स लेता रहा। और दुकानदार क्यों उसे देता रहा बोतलें चिप्स? क्योंकि वो एजेंट है। क्या पप्पू आज की डेट में एजेंट है? नहीं। तो दुकानदार को किसी ने बताया? नहीं। महीने के एंड पे दुकानदार एक बहुत बड़ा बिल लेके अब्बा जी के पास पहुंच गया। अब्बा जी, आपका पप्पू जो है वो हमसे सामान लेके जाता रहा है। अब्बा जी ने कहा, मैंने तो उसे घर से निकाल दिया था, वो कैसे सामान ले सकता है आपसे? उसने कहा, जी अगर आपने उसे घर से निकाला था तो मुझे नहीं बताना था। मुझे आपने कहा था मेरा एजेंट है, लेकिन फिर आपने ये नहीं कहा कि मेरा एजेंट नहीं है। अब आप जिम्मेदार हैं इस बंदे के एक्शंस के लिए। तो पप्पू जो कि एजेंट नहीं है, सपोज्ड एजेंट है, उसके एक्शंस के अभी भी अब्बा जी जिम्मेदार है। यानी पप्पू के पास अथॉरिटी है, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, जो है नहीं, दिख रही है। पप्पू के पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन आपने कंफ्यूज कर दिया एक थर्ड पार्टी को और बाद में उसको नहीं बताया कि एजेंसी ख़त्म हो गई है। तो अब ऐसे में वो एजेंट भले अथॉरिटी नहीं रखता, लेकिन थर्ड पार्टी की नज़र में वो अथॉरिटी रखता है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसकी एक दफ़ा। प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी व्हेन थर्ड पार्टी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एजेंट हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इवन दो ही इज़ नॉट एन एक्चुअल एजेंट। हालांकि वो एजेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी थर्ड पार्टी को लायबल होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी मानती है कि वो एजेंट के पास अथॉरिटी है। यानी किरदार फिट करते हैं। अब्बा जी इज लायबल टू दुकानदार व्हेन दुकानदार हैज रीजन टू बिलीव दैट पप्पू हैज अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अब्बा जी इवन दो पप्पू वॉज नॉट अ पप्पू। यानी कि पप्पू एजेंट नहीं था और उसको फिर भी एजेंट समझा गया। दुकानदार कैन एज्यूम दैट अ पप्पू होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन has all the power that are normally given to such पप्पू unless दुकानदार has knowledge of something against this। तो दुकानदार को अगर उसके अलावा कुछ नहीं पता था तो ही कैन एज्यूम के पप्पू हैज़ अथॉरिटी। तो बहरहाल ये जुमला थोड़ा सा टेढ़ा था, तो इसलिए कुछ किरदार बीच में लेके आए, थोड़ा सा स्लैंग उसे बना लिया। अगर एक शख्स एजेंट है और बाद में एजेंसी ख़त्म हो गई तो आपको फ़ौरन से थर्ड पार्टीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपका एक पार्टनर खत्म हो गया, फ़ौरन से बता दें। आपका एक एजेंट खत्म हो गया, आप बता दें। अदरवाइज थर्ड पार्टी इस अकीदे में कि ये आपका एजेंट है डील करेगी और फंस जाएंगे आप। अथॉरिटी है नहीं, लेकिन अथॉरिटी दिख रही है। ऐसी अथॉरिटी को क्या कहते हैं? ऑस्टेंसिबल या पेरेंट अथॉरिटी। तो 4 अथॉरिटीज़ पढ़ी हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एमरजेंसी वाली और ऑस्टेंसिबल। तो ये चारों डिस्कशन करते साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो बेचारा छोटा सा फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है, लेकिन एंड पे इसके पास पेपर्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, हम पुराने से नए सवाल की तरफ आ रहे होते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज डिस्क्राइब्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एजेंट अथॉरिटी इन एमरजेंसी। उन्होंने कहा एमरजेंसी में एजेंट की क्या अथॉरिटी है वो बताएं। ये जहाँ से कट पेस्ट हुआ इसके नंबर यहाँ पे नहीं आए, तो जितने भी नंबर का सवाल था एजेंट की अथॉरिटी इन एमरजेंसी पे सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल पूछ लिया। इसके ऊपर देखते हैं। बहरम एम्प्लॉयड थसीन to sell his car to Asad for 5 लाख invest the proceeds in government bond। मिस्टर बी ने मिस्टर टी को कहा कि आपने गाड़ी बेचनी है 5 लाख की और जो आए पैसे उनको कहाँ लगा देना है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। एक एक्सप्रेस अथॉरिटी दी। मिस्टर टी ने इन्वेस्ट कर दिया 4 लाख गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और 1 लाख इन ब्लू चिप कंपनी। अब आप कहेंगे जी ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जब भी एक अजीब सा वर्ड आपको बीच में नजर आए, आपने मुहावरा पढ़ लेना है। अगर आपको पूरा जुमला पढ़ के ओवरऑल सेंस समझ आ रही है तो मत परेशान हो कि आपको वो वर्ड आता है या नहीं आता। ब्लू चिप बेसिकली हाई परफॉर्मिंग कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की होती हैं, उनको हम कहते हैं। तो इसमें उसने क्या किया, एक अच्छी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 4 लाख गवर्नमेंट में लगा दिया और 1 लाख स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। उसने क्या कहा था, कितना लगाओ? 5 लाख सारा का सारा लगा दो। मिस्टर बी लॉस्ट 50,000 ऑन ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट और अपनी इस फनकारी के बाद 50,000 का नुकसान भी करा बैठा। तो विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इफ एनी ऑफ मिस्टर टी, जो कि एजेंट है इन सर्कमस्टांसेस में। मिस्टर बी का नुकसान हो गया, प्रिंसिपल का नुकसान हो गया 50,000 का। क्यों? क्योंकि एजेंट ने आपकी बात नहीं सुनी थी। आपने एजेंट से कहा था ये काम ऐसे करो, तो अब असूलन कौन जिम्मेदार? एजेंट, क्योंकि एजेंट ने जो काम किया वो अथॉरिटी नहीं था। आपने जो अथॉरिटी एक्सप्रेस उसे दी थी वो उससे बाहर निकल गया और आपकी बात नहीं मानी और कोई इमरजेंसी भी नज़र नहीं आ रही।
Arif was running a meat shop in Islamabad. He wanted to attend the wedding of his sister in Peshawar, so he asked his friend Muiz to look after his shop during his absence. एक बंदा गोश्त की दुकान चला रहा है और अचानक से उसको शादी पे जाना पड़ता है, तो वो अपने दोस्त मुइज़ को कहता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम एजेंट बन जाओ, मेरी दुकान संभाल लो. While managing the shop मैनेज करते हुए मुइज़ नोटिस दैट डीप फ्रीजर इन द शॉप वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. उसने देखा कि जो वहाँ पे रखा हुआ डीप फ्रीजर वो सही काम नहीं कर रहा, और इन ऑर्डर टू सेव द मीट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड ही सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. उस गोश्त को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि डीप फ्रीजर काम नहीं कर रहा था, वो ख़राब हो जाता, उसने फौरी उस गोश्त को 5% डिस्काउंट पे निकाल दिया. अपॉन हिज रिटर्न, ठीक है, एंड हैड द फ्रीज़र रिपेयर द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह उसने फ्रीज़र रिपेयर कर दिया और पिछली रात सामान ख़राब ना हो जाए, उसने 5% डिस्काउंट पे माल निकाल दिया. लुकिंग एट कस्टमर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कस्टमर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आया. उसने कहा तो बड़ा ज़बरदस्त है, 5% डिस्काउंट दो, लोग तो दौड़ के आते हैं. तो मुइज़ ने ये 5% डिस्काउंट की पक्की ऑफर लगा दी. अपॉन इज रिटर्न फ्रॉम पेशावर, आरिफ बीइंग अनहैप्पी, आरिफ नाराज़ हुआ, ये तुमने क्या किया. उसने डिस्काउंट तो फ़ौरन से डिसकंटिन्यू कर दिया. अब वो कहता है मिस्टर मुइज़ मुझे तुम लॉस रिकवर करके दो, तुमने मेरा बड़ा नुकसान किया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एनालाइज करें अबव सिचुएशन को एंड एक्सप्लेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ आरिफ अगेंस्ट मुइज़. 10 नंबर का सवाल. इतने सारे मसले हैं इसमें. अब वो कह रहे हैं एनालाइज द अबव सिचुएशन, ऊपर की सिचुएशन को एनालाइज करो. तब आप ऊपर की सिचुएशन में बताएंगे, फैक्ट्स को तोड़ के 4-5 लाइंस में बता देंगे कि एक बंदे को शादी भी जाना पड़ा, उसने एक मुइज़ को एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया, एजेंट ने बीच में कुछ हंगामी सूरतों में कुछ एक्शन लिए, फिर एक डीप फ्रीज़र रिपेयर करवाया और फिर उसके बाद एक डिस्काउंट बगैर पूछे कंटिन्यू कर दिया. ये सिचुएशन है. अब यहाँ पे आरिफ और मुइज़ का आपस में क्या वो है, क्या एजेंट ने जो किया वो उसकी अथॉरिटी था या नहीं था. वो जो अचानक से मीट को बचाने के लिए उसने इमरजेंसी में डिस्काउंट दिया, वो उसकी अथॉरिटी बन जाएगा क्योंकि उसने लॉस से बचाने के लिए किया. जो डीप फ्रीज़र रिपेयर करवाया वो खर्चा भी जाहिर है, बिजनेस के लिए जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो उसको मिलेगा, लेकिन बगैर पूछे ये डिस्काउंट विदाउट इमरजेंसी कंटिन्यू जो किया, ये अच्छा नहीं किया. इस चीज़ पे वो लायबल होगा. डन. Respond to following scenario under provision of Contract Act. While attending a seminar, Khizr told a group of people on his table that he is the agent of Lucky. खिज़र ने बहुत सारे लोगों को मेज़ पे बैठे हुए ये बताया कि वो एजेंट है लकी का. लकी स्माइल्ड कंसिडरिंग इट अ जोक. लकी मुस्कुरा दिया, उसने कहा मजाक हो रहा है, लेकिन लोगों को उसकी मुस्कुराहट से कुछ और समझ आया. लोगों की मौजूदगी में कहा जी मैं तो लकी साहब का एजेंट हूँ. लकी साहब भी मुस्कुरा दिए. तो लेटर मुइज़ हु वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, मुइज़ जो कि उसी ही मेज़ पे बैठा था, वैसे तो कुर्सी पे बैठा होगा, सोल्ड सिक्योरिटी कैमराज एंड सर्वेलेंस सिस्टम टू खिज़र. उसने खिज़र को सिक्योरिटी कैमरा और सर्वेलेंस सिस्टम बेचा क्रेडिट पे, उधार पे, बिलीविंग हिट टू बी एजेंट ऑफ लकी. उसने कहा लकी तो मालदार आदमी है, ये लकी का एजेंट है, उसने उसको उधार पे चीज़ें दे दी. क्या खिज़र और लकी के दरमियान एजेंसी का रिलेशनशिप है या नहीं. चूँकि खिज़र ने कहा मैं लकी का एजेंट हूँ और लकी मुस्कुरा दिया. लकी ने रिप्रेजेंट किया थर्ड पार्टीज़ को, कंफ्यूज किया, और थर्ड पार्टी ने एज्यूम कर लिया कि ये एजेंट होगा, और उसके बाद उसने तरदीद भी नहीं की, मना भी नहीं किया. तो सम टाइम आप इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं दूसरों को, जैसे अब्बा जी ने कंफ्यूज कर दिया और बाद में नहीं बताया कि ये एजेंट अब नहीं रहा, तो यहाँ पे अब आप जिम्मेदार हो जाएंगे. शोएब एज 15, शोएब जिसकी उम्र 15 साल है, इसलिए बता दिया कि आपके जहन में फ़ौरन से माइनर आ जाए. एक माइनर है शोएब, इस सन ऑफ अ बिलियनर बिजनेसमैन एजाज मुनसिफ. एक अरबपति बिजनेसमैन का बच्चा है वो, जिस का नाम है एजाज मुनसिफ. तो शोएब माइनर चाइल्ड है. लास्ट मंथ शोएब ड्रोव हिज फादर 2018 मॉडल BMW टू अ विंटेज कार एग्जिबिशन. अगर वो कहते हैं इस सवाल में क्या मसला है, तो हम कहते हैं कि 15 साल का बच्चा गाड़ी क्यों चला रहा है. चलें खैर, 15 साल का बच्चा, उसने अपने बाप को गाड़ी में बिठाया, बाप की 2018 की BMW में, और चला गया एक विंटेज कार एग्जिबिशन में. अब आप कहेंगे जी ये क्या होती है, मसला ही कोई नहीं, आप पूरा जुमला पढ़ लें, मतलब समझ आ रहा है, तो विंटेज का लफ्ज़ आपको ना भी पता हो, ये बड़ी नायाब किस्म की, वो जो कि बड़ी ख़ास, बड़े कम लोगों के पास वो कलेक्शन पड़ी हुई होती है, वो वाली. खैर अगेन, आपको ऐसा वर्ड पेपर में नज़र आए तो उस वक्त कोई तर्जुमा बताने वाला तो नहीं होगा, आपने पूरा जुमला पढ़ लिया करना और सेंस समझ लेनी है. एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर फॉर द परचेज ऑफ कार. एग्जीबिशन में गए
और वहाँ पे उसने देखा, शोएब ने देखा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त नायाब किस्म की मर्सिडीज़ बेंस थी और उसने सेलर से कहा भाई तुमसे मैंने गाड़ी ख़रीदनी है। सेलर एजाज मुनसिफ के स्टेटस को जानता था और इसके बच्चे को भी पहचानता था। उसने गाड़ी शोएब को दे दी उसके घर, और सेलर ने अब शोएब से कहा कि पैसे दो। शोएब ने पैसे नहीं दिए। अब सेलर आया है एजाज मुनसिफ साहब के पास और कह रहा है कि आप पैसे दें। क्या एजाज मुनसिफ पैसे दे? क्या एजाज मुनसिफ ने उसे कहा कि मेरा बेटा आके आपसे ख़रीदारी करेगा? क्या एजाज मुनसिफ ने किसी किस्म की, या उसके सामने की ख़रीदारी हुई और एजाज मुनसिफ मुस्कुरा रहा था? तो कहीं पे भी सवालनामे में ये हिंट नहीं दिया कि एजाज मुनसिफ ने उसको कहा हो कि ये चीज़ ऑथराइज है। इसका मतलब है जो गाड़ी है वो ले गया बच्चा, तो एजाज मुनसिफ तो नहीं देगा, बच्चे पे केस कर देते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था। अब समझ आएगा कि जब वॉइड होता है तो जो बेनिफिट एक दूसरे के पास गए हों वो वापस हो जाते हैं। अब बचत ही हो जाएगी कि वॉइड था, लेकिन चूंकि वॉइड एग्रीमेंट वगैरह में भी जो बेनिफिट किसी की तरफ चले गए हों वो एक दूसरे से वापस ले लेते हैं, तो वो जाके बच्चे से गाड़ी ले लेगा। बच्चा शोर मचाएगा तो उसे चपेड़ करा देगा। जब लीगली तो कुछ कर नहीं सकता, और अब्बा भी कह रहा है कि भाई ये बच्चे ने जो किया ये तो इसका बचपन है, तो जो दुकानदार है, जो गाड़ी का मालिक है, वो उस बच्चे से वो चीज़ वापस ले लेगा। ये गाड़ी की सेल जेन्युइन सेल नहीं थी। डन। अकमल ने एक फार्मर नुमान को अपॉइंट किया अपने एजेंट के तौर पे और उसको इजाज़त दी कि 200 बकरियां और 300 काउस खरीदी जाएं विलेज से और उनको हैदराबाद लेके आया जाए ताकि उनको मवेशी मंडी में बेच दिया जाए। तो 300 गाय और 200 बकरियां ऑथराइज़ किया। नुमान ने फ़हद से रब्ता किया, वो एक लोकल चरवाहा टाइप का था। फ़हद ने, उस बंदे ने जिससे नुमान ने रब्ता किया, इन्फॉर्म किया नुमान को कि उसके पास 200 बकरियां तो हैं, लेकिन जो गाय है वो 300 नहीं है, 250 हैं। लेकिन फ़हद ने, उसी चरवाहे ने आपको कहा कि काम करता हूँ 50 काऊ के बदले मेरे से 150 शीप्स ले जाओ, बड़ी सस्ती प्राइस में। नुमान मान गया और उसने 200 गोट्स ले ली, 250 गाय ले ली और 150 शीप्स ले ली, इस अजम्पशन पे कि ड्यू टू लोअर प्राइस अकमल वुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। उसको अच्छा लगा कि चलो मेरे प्रिंसिपल का फ़ायदा हो जाएगा, लो प्राइस है, उसको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली ही ब्रॉट ऑल द एनिमल टू हैदराबाद एज रिक्वायर्ड। अकमल ने कहा था सारे जानवर हैदराबाद ले आना, वो हैदराबाद ले आया। अकमल की आधी बात उसने सुनी और आधी बात नहीं सुनी है। अंडर द प्रोविजन डिस्कस वेदर ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय नुमान इज बाइंडिंग ऑन अकमल। क्या ट्रांजैक्शन नुमान की अकमल पे बाइंडिंग है? अगर है तो कितनी है? 200 गोट्स डन है, उसने कहा था, इसने ले ली। गाय 300 कहीं थी, इसने 250 ले ली, तो 250 तो डन हो गई। अब मसला बन गया वो 50 के बजाय जो 150 शीप्स ले आया, वो ऑथराइज नहीं किया था, तो वो उसके लिए लाइबल नहीं है। सवाल का सेकंड पार्ट कहता है व्हाट वुड बी योर कंक्लूजन इन वन अबव इफ अकमल सेल द शीप इमीडिएटली। ये अकमल कौन है? जिसने मंगवाई थी चीज़ें। अकमल ने बकरियां देखी और फ़ौरन से बेच दी, सॉरी शीप्स देखी और उसको फ़ौरन से बेच दिया। अब अगर उसने उन चीज़ों को ट्रांजैक्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं उसने तस्दीक कर दी अपने सेक्शन से कि तुमने जो किया वो सही किया। तो पहले सवाल का जवाब, पहले पार्ट का जवाब ये है कि उसने गलत किया, और दूसरे का जवाब ये है कि अगर उसने ओके कर दिया तो बस ठीक है, फिर मामला सुलझ गया। डन। तो ये एक खूबसूरत सा